नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि टारगेट पॉइंट क्लासेस कलायत में एचएसएससी के सभी वनडे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हमने एक बैच लॉन्च किया है। इस बैच में मैं आपके साथ जीके जीएस के साथ डील कर रहा हूं और उसी अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना चैप्टर शुरू कर रहा हूं। ओके, अपना सिलेबस शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर से। सबसे पहला चैप्टर है अपना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमारा पहला चैप्टर रहेगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें है हम देखेंगे कि मतलब इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण आखिर कैसे हुआ। तो इस चैप्टर को जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में करता हूँ, एक चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके तो फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस चैप्टर को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए इसके पार्टिंग देखिए। पहले तो मतलब शुरू में बताऊंगा मैं इसके इनिशियली या फिर शुरुआती प्रयास। मतलब भारतीय संविधान को बनाने के लिए जितने भी शुरुआती प्रयास हुए हैं तो मैं इस सेगमेंट में वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा सेगमेंट, ये तो है पहला सेगमेंट। दूसरा मतलब जितने भी प्रयास हुए तो उन प्रयासों का उन सभी प्रयासों का रिएक्शन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दिया था। तो दूसरे सेगमेंट में वो रिएक्शंस को डिस्क्राइब करूंगा मैं। पहला रिएक्शंस या फिर जवाबी कदम। ठीक है। तीसरा सेगमेंट क्या रहेगा अपना। तीसरे सेगमेंट में हम कैबिनेट मिशन और उसके सदस्य संख्या और उसके कामों के बारे में देखेंगे। तीसरा सेगमेंट रहेगा हमारा कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे और क्या क्या इन्होंने अपने मिशन में भारत के लिए डिस्क्राइब किया था, क्या क्या अपने आप मतलब इन लोगों ने भारत के लिए क्या क्या चीज़ें दिखाई थी कि हम ये पॉइंट्स को फॉलो करके ऐसे ऐसे हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है। सेगमेंट नंबर 4, इसमें मैं दिखाऊंगा आपको, एक मिनट। सेगमेंट नंबर 4 में हम देखेंगे संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी। इस सेगमेंट में संविधान सभा की जितनी समितियां थी हम उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए भाई 4 सेगमेंट हो गए। तो इस सेगमेंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि संविधान सभा में कितनी समितियां बनी थी और उन समितियों ने क्या क्या काम किए थे। ओके, लास्ट में 5वां सेगमेंट जो रहेगा उसमें हम देखेंगे संविधान सभा के काम। इस 5वें सेगमेंट में हम देखेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी उन्होंने क्या क्या काम किए थे और कैसे कैसे स्टेप वाइज मतलब भारत को और उसके संविधान को 50
मतलब 26 जनवरी 1950 तक पहुंचाया था। देखिए भाई, मतलब शुरुआत करते हैं इनिशियली स्टेप से। सबसे पहले क्या क्या जो कदम उठाए गए थे, सबसे पहले क्या क्या कदम उठाए गए थे उनको देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक। पहला सेगमेंट, शुरुआती प्रयास। वैसे तो भारतीय संविधान और भारतीय मतलब स्वतंत्रता के लिए बहुत पहले से ही प्रयास शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 1928 के प्रयास से स्टार्ट करता हूँ और 1947 तक लेके आएंगे इस चीज़ को। मतलब सबसे पहले जो पॉइंट था 1928 का, 1928 यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट दी थी। मतलब वो एक पूरी की पूरी सभा ने वो रिपोर्ट दी थी, और जिस सभा की अध्यक्षता है जो मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। तो इस इवेंट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब 1928 में सबसे पहले आई थी हमारी नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था कि जो ये सभा थी पूरी की पूरी, इन्होंने भारतीय संविधान मतलब भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहला एक रफ सा मसौदा या मसौदा बोल लो या फिर कोई मॉडल बोल लो, सबसे पहले ये प्रयास किया था। और ब्रिटेन सरकार के आगे उस चीज़ की डिमांड रखी थी कि हमको कुछ इस टाइप से भारत के लिए संविधान सभा की ज़रूरत है, और जो संविधान सभा आगे चल के भारत के संविधान निर्माण में सहायक होगी। तो मतलब नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले शुरुआती मसौदा तैयार किया। मतलब क्या है भाई इस चीज़ का, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले ये चीज़ की गई कि मतलब सबसे पहले डिमांड ये की गई थी कि हमें मतलब भारत के लिए इस तरह का कुछ संविधान बनाना है, और वो रिक्वेस्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास भेजी गई थी। उसके बाद दूसरा स्टेप था जो 1934 का। 1934 में आप सबको पता है कि बी एन राव ने सबसे मांग की। भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना अनिवार्य है। मतलब ये है कि 1934 में बी एन राव ने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा की मांग की थी। वही संविधान सभा आगे चल के भारत के संविधान का निर्माण करेगी।
तो मतलब ये है कि भाई सबसे पहला पॉइंट है जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आते हैं कि मतलब नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो इसका आंसर होएगा 1928 में। ठीक है, तो डायरेक्ट बात ये है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और उन्होंने ये मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ सा मॉडल बना के तैयार किया था और जो ब्रिटेन सरकार के आगे पेश किया। दूसरी बात 1934 में 1934 में BN राव ने जो संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले। ठीक है, दूसरी मतलब तीसरा स्टेप क्या था इसके अंदर, 1934 के बाद 1935 में एक और रिक्वेस्ट डाली गई। ये रिक्वेस्ट डाली INC ने, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की और वही चीज़ उसी चीज़ की रिक्वेस्ट डाली गई ब्रिटेन गवर्नमेंट के सामने। भाई 1 मिनट, 1935 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के द्वारा आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। ओके, सबसे पहले ट्राई 1928 में, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, 1934 में BN राव की रिक्वेस्ट डाली, BN राव के द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई। उसके बाद 1935 में INC ने भी अपनी रिक्वेस्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के आगे डाल दी थी कि मतलब हमें एक भारतीय संविधान सभा की ज़रूरत है जो आगे चलकर भारत के लिए संविधान निर्माण का काम करेगी। ओके, मतलब कहने का ये है कि जो मैंने आपको सबसे पहले एक सेगमेंट बताया था कि इनिशियली या फिर शुरुआती प्रयास, इस सेगमेंट में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है कि सबसे पहले तो 1928 वाली, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बताई है मैंने इसमें आपको 1934 वाला इवेंट, 1934 में क्या बताया कि BN राव ने संविधान सभा की मांग करी। तीसरी 1935 के लिए, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोबारा से फिर मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो पहला स्टेप था, उससे पहले BN राव ने ये प्रयास कर लिया था। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक रिक्वेस्ट डाली कि हमें एक संविधान सभा की ज़रूरत है। ओके, मतलब ये 3 चीज़ें बता दी। बार बार मतलब टाइम के साथ साथ बार बार ब्रिटेन जो सरकार थी उनके आगे बार बार इस तरह की रिक्वेस्टें जानी शुरू हो गई। तो फिर इतनी सारी रिक्वेस्टों को देखते हुए कोई न कोई जवाबी प्रयास या फिर कोई उन चीज़ों का रिएक्शन तो आना ही था। तो मतलब सेकंड पोर्शन में देखो, मतलब ब्रिटेन ने जितने भी ये प्रयास हुए थे, ब्रिटेन ने उन सब चीज़ों का रिएक्शन क्या दिया या फिर उन सब चीज़ों का जवाब क्या दिया। 1935 के बाद मतलब ब्रिटेन की तरफ से क्या रिएक्शन आया उन चीज़ों का, इतनी सारी रिक्वेस्ट जो उनके पास इकट्ठी हो रही थी, तो उन चीज़ों का जवाब क्या दिया देखिए। ब्रिटेन ने मेनली मतलब ऐसे तो 3-4 स्टेप थे, मतलब मेनली मैं आपको यहाँ पे 3 बता रहा हूँ। सबसे पहले 1940 में
अगस्त प्लान भेजा। और उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्लान भेजा। और 1946 में ऐसे तो 1945 में एक वेवेल प्लान भी आया था, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो इतना मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट उसको स्किप करके कैबिनेट मिशन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए भाई, मतलब ब्रिटेन की तरफ से ये 3 रिएक्शन आए थे मेनली। पहले अगस्त प्लान आया 1940 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उन दोनों ने मिलके ना तो इसे एक्सेप्ट किया ना इसे एक्सेप्ट किया, तो उन दोनों ने मिलके 1946 वाले जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था इसको एक्सेप्ट किया था। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब क्या रीज़न था कि ये दोनों प्लान तो फेल कर दिए गए और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके पीछे का रीज़न था, सबसे मेन रीज़न तो ये था कि जो ये दोनों के दोनों प्लान थे ना, तो वो इंडिया के लिए डोमेनियन स्टेट का कंसेप्ट लेकर आ रहे थे। डोमेनियन स्टेट क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये दोनों के दोनों इंडिया के लिए डोमेनियन स्टेट का कंसेप्ट लेके आए थे। डोमेनियन स्टेट क्या होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मतलब जैसे अपना घर होता है, घर में मतलब अपने घर की जो रजिस्ट्री है वो तो किसी और के नाम हो, और हमको बस सिर्फ ये चीज़ बोल दिया जाए कि ठीक है आप अपने घर में रहो और सारे रूल रेगुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपने घर को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। लेकिन जो उसके जो पेपर्स हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर है, फिर घर की जो रजिस्ट्री है वो किसी और के नाम है। तो मतलब ये चीज़ बोल रहे थे ये दोनों के दोनों प्लान। इसमें ये है कि आप इंडियन गवर्नमेंट आप खुद बनाओ, अपना खुद का मतलब सरकार खुद चलाओ, और जो उसके ऊपर जो फाइनल जो वो रहेगा ना अधिकार रहेगा वो ब्रिटेन सरकार का रहेगा। तो ये चीज़ें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मतलब उनको भी पसंद नहीं आई थी, तो मुस्लिम लीग ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था। और एक और चीज़ थी, आपको पता है सबको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग वो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट एंटी ही बिहेव करती थी। मतलब किसी भी चीज़ पे कांग्रेस मान गई मुस्लिम लीग नहीं मानेगी, मुस्लिम लीग मान गई तो कांग्रेस नहीं मानेगी। तो ये भी रीज़न रहे हैं इन दोनों को के फेल होने के। मतलब सबसे मेन रीज़न तो बस यही था कि ये दोनों बोल रहे थे कि आप डोमेन स्टेट का फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लो, तो उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया था। तो इस रीज़न से ये दोनों फेल हो गए थे। ये डोमेनियन स्टेट बना रहे थे वो जो हम बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पूर्ण वो चाहिए था स्वामित्व, मतलब संपूर्ण भारत का संपूर्ण स्वामित्व इंडिया के ही हाथों में चाहिए था। और ये बोल रहे थे कि आप रूल रेगुलेशन तो अपने अकॉर्डिंग देख लो, और जो आपका जो मेन लैंड है, जो आपका एरिया है वो रहेगा ब्रिटेन के अंडर ही, तो वो एक्सेप्ट नहीं थी चीज़ें। तो इसलिए ये दोनों तो फेल कर दिए गए और ये एक्सेप्ट कर लिया गया कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसने जो ये प्लान था कैबिनेट मिशन, इसने डोमेनियन स्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा वो ये बोलना नहीं था, इसकी कुछ ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस थे भी नहीं, तो इसलिए कैबिनेट मिशन फॉलो कर लिया था। ओके, अब कैबिनेट मिशन को मैं डिटेल में कर देता हूँ, इसमें है क्या था। कैबिनेट मिशन
जैसा कि मैंने बताया पहले भी, कैबिनेट मिशन आई थी 1946 में, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक्सेप्ट इसे क्यों किया, उनको क्यों नहीं किया, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, तीसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर आए थे, पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इनमें जो हेड था, जो चीफ था, ये था। ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1940 में, 3 मेंबर थे, तो तीनों में से पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, और इनका जो हेड था पैथिक लॉरेंस था। ठीक है, तो इन्होंने किस तरह से मतलब संविधान सभा का निर्माण करना और किस तरह से सीट को डिवाइड करना के जो प्लान दिया था, वो ये इनका ये था कि मतलब 389 टोटल मेंबर थे। टोटल मेंबर थे, और उनमें से जो 296 थे वो एक तरफ थे, और जो 93 थे वो एक तरफ थे। वो एक तरफ या फिर अलग क्यों थे, क्योंकि ये तो थे जो ब्रिटेन के अंडर, मतलब जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, ये तो वहाँ से आए थे, और ये आए थे देशी रियासतों से। मतलब मतलब ये भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मतलब जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इन्होंने क्या प्लान दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी ना, जो मतलब जो संविधान सभा बनेगी, उसमें कितने मेंबर रखेंगे और कितने मेंबर कहाँ से बुलाए जाएंगे। वो ये था कि टोटल मेंबर तो इतने रखे जाएंगे 389, और उसमें से 296 तो आए थे ब्रिटेन के जो प्रांत थे उनसे, मतलब जो एरिया, भारत का एरिया जो ब्रिटेन के अंडर था, उन प्रांतों में से आए थे 296 मेंबर, और जो एरिया, जो भारत का एरिया देशी रियासतों या फिर शासकों के अधीन था, वहाँ से आए थे 93 मेंबर। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये चीज़ जो 93 मेंबर थे, ये सिर्फ मनोनीत थे, मतलब डायरेक्ट शासकों ने इनका नाम लेके सीधा मनोनीत करके भेज दिया था। और जो ये थे, ये इन प्रांतों से इलेक्शन लड़के आए थे, ये इलेक्टेड थे ये बंदे। कहाँ पे लिखूँ यार, यहाँ लिख देता हूँ। ये बंदे थे जो 296 थे, ये इलेक्शन लड़के आए थे, इलेक्शन जीत के आए थे, और ये डायरेक्ट मनोनीत होकर आए थे। ठीक है, ओके। तो इनका इलेक्शन का क्या सीन था फिर, मतलब जो इनका इलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या था, जो 296 जो सीट थी, 296 सीट्स थी, जो इनका एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव को कहते हैं प्रांतीय चुनाव।
ओके, प्रांतीय चुनाव। तो इस चुनाव में क्या हुआ था कि 296 सीट थी। कौन सी सीट किसके हाथों लगी, कितनी कितनी लगी वो देखिए। तो इस इलेक्शन में 208 सीट थी जो वो तो आई INC की, मतलब कांग्रेस की, और जो 73 सीट्स थी वो आई मुस्लिम लीग की, और जो लास्ट जो बच गई 15 सीट वो थी अदर्स की। जो 296 जो ये सीट थी इनके ऊपर इलेक्शन हुआ था प्रांतीय चुनाव। तो उस इलेक्शन में 208 मतलब जो इलेक्शन में जोन जीता था तो वो तो सिंपल सी बात है कांग्रेस जीती थी। सीट देखो कितने कितने आई थी, 208 सीट आई थी कांग्रेस के पास, 73 सीट आई थी मुस्लिम लीग के पास, और 15 सीट्स जो अदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके पक्ष में गई थी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन का मतलब जो इलेक्शन का जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट को देख के मुस्लिम लीग और भी ज़्यादा मतलब अनकम्फर्ट हो गई थी। उनको ये था कि जो हाल हमारा इस इलेक्शन में हुआ है तो अगर हम भारत के साथ रहेंगे तो आगे भी मतलब हमारे लोगों का, हमारे अधिकारों का और हर एक इलेक्शन में हमारा यही हाल होगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो पाकिस्तान ने मतलब भारत से अलग होने का फैसला लिया था, जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे इन्होंने। ठीक है, तो ये देखिए भाई, इसके बाद इलेक्शन हो गए और सीट्स आ गई। ठीक है, एक चीज़ देखो, जितने भी मेंबर्स थे नहीं उसके, वो थी जो सभा थी संविधान सभा, ये तो थे डायरेक्ट चुनाव। ठीक है, डायरेक्ट चुनाव होने के बाद इन्हीं में से चुने गए मेंबर्स किसके लिए, संविधान सभा के लिए। संविधान सभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर चुने गए बंदे थे, ना कि डायरेक्ट। मतलब कहने का ये है, सबसे पहले तो हुए प्रांतीय चुनाव, उनमें से हमारे पास जो ये मेंबर्स आए तो इनमें से फिर इनडायरेक्ट चुनाव करके संविधान सभा के लिए मेंबर्स बनाए गए थे या फिर चुने गए थे। ठीक है, पहले ये इलेक्शन हुए थे, उसके बाद फिर संविधान सभा के मेंबर्स डिसाइड किए गए थे कि भाई हाँ ये बंदे उनमें रहेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताना था, इनिशियल शुरुआती प्रयास बता दिए, ब्रिटेन के क्या रिएक्शन आए थे वो बता दिया, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे, क्या प्लान था वो बता दिया। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जितनी भी समितियां थी। चलो मैं मेंशन कर ही देता हूँ। एक पॉइंट ध्यान रखियो, मेंशन वो करना जरूरी है थोड़ा सा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, जो भी मतलब संविधान सभा बनी थी उसके जितने भी मेंबर्स हमारे पास थे उनको छोड़ के, जो मनोनीत थे उनको छोड़ के जितने भी बाकी मेंबर्स थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा में गए थे। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा अपना वो जो नेक्स्ट सेगमेंट में क्या बताना था, हाँ संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, मतलब संविधान सभा में कितनी टोटल समितियाँ थी, कितनी समितियों ने मिलकर काम किया था और उनमें से कितनी छोटी थी कितनी बड़ी थी और कौन सी समिति किन के पास थी, वो चीज़ें देखिए। अब टोटल थी भाई 22 टोटल थी। ओके, ये मतलब इन 22 में से डिवीज़न करते हैं, जो 8 थी वो तो थी मेन या फिर मुख्य समितियां,
और जो बच गई 13 वो थी लघु समितियां। तो मैं अब आपके साथ जो ये मेन समितियां थी जो 8, तो उनको डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। जो ये लघु समितियां थी वो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मेन भी नहीं है, तो उसको बस मैं पीपीटी के हेल्प से या फिर लिस्ट के हेल्प से ऐसे दिखा दूंगा, और ये चीज़ें मैं आपके आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए भाई, जो मेन समितियां थी उनमें से कौन सी किस किस के पास थी। जो पहली थी संघीय संविधान समिति एक, दूसरी थी संघ शक्ति समिति, तीसरी थी राज्य समिति। जो ये 3 मैंने सबसे पहले आपके आगे जो मेंशन किया है, ये 3 तो थी किसके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। मतलब इनके वो अध्यक्ष होते थे, ठीक है भाई। जो 8 मेन समिति थी, इन 8 में से सबसे पहली थी संघीय संविधान समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति, तीसरी राज्य समिति, ठीक है। तो ये जो 3 समितियां थी, जो मेन 3 समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, या फिर ये समितियां किसके पास थी, वो थी अपने जवाहरलाल नेहरू जी के पास, ठीक है। उससे आगे चलो, चलिए मैं बता देता हूँ। ओके, 2 समितियां थी सरदार पटेल के पास, जो अपने होम मिनिस्टर थे। 3 होगी, चौथी राज्य संविधान समिति, और 5वीं अल्पसंख्यक व संबंधित ओके। 3 ये, 2 ये, कितने होगी 5, उसके बाद रहेगी 3। तो ये किसके पास थी, सरदार पटेल, ठीक है भाई। 3 तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास, ये 2 राज्य संविधान समिति और अल्पसंख्यक व जनजातियों संबंधित समिति, ये जो 2 समितियां थी सरदार पटेल जी के पास थी। हमारे पास टोटल थी 8 में से 5 होगी, 3 रहेगी, वो 3 देखिए। अब देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी समितियां थी और कितनी थी। 5 होगी, 6। छठी थी कार्यवाही नियम समिति, और 7वीं थी कार्यवाही नियम समिति, और 7वीं थी संचालन समिति, ठीक है। चलो 8वीं भी मेंशन कर ही देता हूँ, वो थी अपनी प्रारूप समिति। ठीक है भाई, मतलब 5 पहले बता दी थी, 3 ये होगी। इनमें से
ये दो तो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, जो अपने स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, ये दो उनके पास थी, और जो ये वाली है डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास थी। हाँ, ये होगी हमारे पास 5 मतलब 8 समितियाँ कंप्लीट। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लो एक बार। 8 मेन थी, 8 में से 3 तो थी जवाहरलाल नेहरू के पास, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। ये 3 थी नेहरू जी के पास, और 2 थी ये जो राज्य संविधान समिति और अल्पसंख्यक व जनजातियों संबंधित समिति, ये 2 थी सरदार पटेल जी के पास। 3 और 2 5, और 3 आगे, 2 ये 1 ये। कार्यवाही नियम समिति और संचालन समिति ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, और जो 8वीं थी प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पास थी। ये थी भाई हमारी 8 मेन समितियां और उनके जो अध्यक्ष थे। इनके अध्यक्ष अच्छे से याद रखो, मतलब ये मेन जो मुख्य 8 समितियां हैं, इनके नाम और इनके अध्यक्ष तो मतलब अच्छे से ध्यान में रखने ही जरूरी हैं। वो लघु समितियां हैं जो उनको आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में क्या सीन था। बताना भाई, प्रारूप समिति किन के पास थी। ठीक है, प्रारूप समिति थी डॉक्टर, अभी बताया था, BR अम्बेडकर जी के पास। ठीक है, प्रारूप समिति थी डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास। मतलब कहने का ये है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो ये बने कब थी। सबसे पहले तो ये बनी थी 27 अगस्त 1947 को ये बनी, और इसमें सदस्य थे वो थे 7, 1+6 सदस्य टोटल 7 थे। 1+6 का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। 1+6 का मतलब पता क्या है, एक अध्यक्ष और 6 इसके हेल्पर या फिर सदस्य। बाकी अध्यक्ष तो कौन थे इनके, अम्बेडकर जी, एक हो गया, और 6 और आपको बता देता हूँ। सदस्य इनके थे टोटल 7। ठीक है, और इनके सदस्यों के नाम क्या क्या थे देख लीजिए वो भी। एक हो गया, दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर, ओके 2। तीसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर, तीन हो गए। 4th KM मुंशी, 4 हो गए। हाँ, क्योंकि एक ये हो गए जो अध्यक्ष थे, लिख ही देता हूँ। अध्यक्ष तो ये थे, एक ये थे, 3 ये हो गए, 4। और 5वें कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला, 5 हो गए। 6ठे थे मित्र, और 7वें थे DP खेतान, DP खेतान। ठीक है, ये हमारे 7 सदस्य थे जो मेन
प्रारूप समिति को चला रहे थे। इनके अध्यक्ष तो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1+6 का पैटर्न के हिसाब से याद कर लियो, क्योंकि एक थे वो बी आर अम्बेडकर थे, अध्यक्ष थे, 6 इनके हेल्पर मेंबर थे। ठीक है, ये प्रारूप समिति के टोटल 7 मेंबर थे। मतलब इसमें ये भी आता है कि जो बी एल मित्र थे उनकी वो जो बी एल मित्र के स्वास्थ्य इशू मतलब जो हेल्थ इशू है उनकी वजह से इन्होंने रिजाइन दे दिया था बीच में ही, और डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी। तो इनकी जगह पे 2 नए मेंबर आए थे, तो उन मेंबर्स के नाम देख लो एक बार। बी एल मित्र ने भी अपना वो इस्तीफा दे दिया था। इनका क्या था रीजन? हेल्थ इशू। और इनकी डेथ हो गई थी भाई। तो इनके जगह पे जो नए जो सदस्य आए थे वो कौन कौन थे? जो बी एल मित्र की जगह पे आए थे उनका नाम था एन माधव। और जो डीपी खेतान को रिप्लेस करने के लिए आए थे, जो मतलब जो इनकी जगह पे आए थे, उनका नाम था टी कृष्णमाचारी। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में ये 3-4 चीज़ें याद रखियो। कब बनी, कितने मेंबर थे, अध्यक्ष कौन थे और कौन कौन इसके सदस्य थे। और ये भी चीज़ें थोड़ी सी पूछ ली जाती है कई बार कि बी एल मित्र की जगह पे कौन आया था और डीपी खेतान की जगह पे कौन आया था। तो ये बदले क्यों थे? क्योंकि तो इनका तो स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो इसलिए इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और जो डीपी खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह पे टी कृष्णमाचारी को इस सभा में मतलब इस समिति में शामिल किया गया और आगे इस समिति का काम जो चलाया गया था। ठीक है, बनाई थी 27, दोबारा रिवाइज कर लो एक बार। प्रारूप समिति है, बनाई थी 27 अगस्त 1947 को बनी। जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। टोटल सदस्य 7, एक वो 6 ये। ठीक है भाई, प्रारूप समिति के बारे में इतना ही। उसके आगे अब ये जो प्रारूप समिति थी इसको काम दिया था कि भाई जो भारतीय संविधान जो बनेगा उसका एक मसौदा तैयार करना। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने अपना काम जो पूरा करके दे दिया था वो दे दिया था 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखियो। 4 नवंबर 1948 को बनी। कब थी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो एक बार। 27 अगस्त 1947। ये थोड़ा सा एक बार क्रोनोलॉजी में बता देता हूँ आपको। 27 अगस्त 1947 को बनी। 4 नवंबर 1948 को इन्होंने अपना जो फाइनल मसौदा था वो जमा करवा दिया था। रिपोर्ट क्या थी भाई? मतलब जो भी इनको काम दिया था, या फिर इसको ये बोल लो कि अपना जो अंतिम मसौदा था वो जमा करवा दिया था। किस चीज़ का अंतिम मसौदा? भारतीय संविधान का। ये जो मैं बार बार मसौदा बता रहा हूँ उसका मतलब पता क्या है? मसौदा का मतलब आप मान लो किसी मॉडल से, जैसे मतलब कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका एक रफ मॉडल बनाया जाता है, या फिर हम जैसे घर वगैरह बनवाते हैं तो उसमें कई बार जो मैपिंग करते हैं ना, जो नक्शा बनवाते हैं, तो वो हमारे घर का एक मसौदा होता है रफ टाइप का। तो वही चीज़ है ये मसौदा, मतलब मॉडल, एक रफ मॉडल। ठीक है, भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा पेश कर दिया था। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो डेट है ना ये मेन है, इसको ध्यान रखियो कि मतलब जो प्रारूप समिति ने अपना काम कंप्लीट करके कब दिया था, वो दिया था उन्होंने 4 नवंबर 1948 को। इस दिन उन्होंने अपना जो फाइनल मसौदा था, जो फाइनल जो मॉडल था वो जमा करवा दिया था भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं संविधान सभा के कार्यों पे।
इस चीज़ को मैं आगे कनेक्ट करूँगा अगले टॉपिक में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मैंने बताया शुरुआती प्रयास, ठीक है। उसमें मैंने बताया 3 चीज़ें, 1928 में, 1934 में, 1935 में। 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, 1934 में आया बी एन क्या हो गया मैम, सही चल रहा है, ओके। 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, उसमें एक रफ मांग की गई भारतीय संविधान की। 1934 में आई BN राव की रिक्वेस्ट, उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में फिर कांग्रेस की डिमांड आई, तो उन चीज़ों के रिएक्शन में फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेज दिया ब्रिटेन की तरफ से, और 1942 में आया फिर क्रिप्स मिशन। तो वो दोनों चीज़ें मतलब एक्सेप्ट नहीं करी, तो फिर कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, वो एक्सेप्ट कर लिया था। वो रिजेक्ट क्यों करे और ये एक्सेप्ट क्यों करा, उसका मतलब रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। चौथी चीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जितनी भी समितियां थी, समितियां में बताई मैंने टोटल 22 समिति, 22 में से 8 मेन और 13 छोटी। 8 मेन थी, उनमें से 3 थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास, 2 थी पटेल जी के पास, 2 थी राजेंद्र जी के पास, और 1 थी प्रारूप समिति जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पास थी। तो उनके अध्यक्ष देख लिए, प्रारूप समिति डिटेल में देख ली, ठीक है। और इसमें एक अंतरिम सरकार का कंसेप्ट रह गया भाई, चलो वो करवा देता हूँ पहले, उसके बाद चलते हुए संविधान सभा के कामों पे। एक अंतरिम सरकार बनी थी, वो बनी थी 1946 में। 1946 में एक मिनट, हाँ 1946 के 2 सितंबर को। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है कि जब तक इंडिया के पास अपनी फिक्स और पक्की सरकार नहीं बन जाती, तो तब तक हम एक रफ या फिर न मान लो एक कच्ची सरकार बनाने लग रहे हैं जो अपना ने उस टाइम तक पहुंचावेगी, ठीक है। तो वो है अंतरिम सरकार, ओके। अंतरिम सरकार के बारे में देखो भाई क्या है। अंतरिम सरकार बनी थी किसके बेस पे, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे एक प्रांतीय चुनाव हुए थे, और उन्हीं प्रांतीय चुनावों में से भारतीय संविधान सभा के लिए जो मेंबर्स थे उन्हीं में से सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो उन्हीं प्रांतीय चुनावों के आधार पर यहाँ पे इंडिया में एक अंतरिम सरकार बनी थी। इन अंतरिम वर्ड का मतलब होता है टेम्परेरी। ये एक टेम्परेरी गवर्नमेंट थी जिसको थोड़े टाइम तक काम करना था। कितने टाइम तक, जब तक हमारे इंडिया के पास अपनी पक्की और परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बन जाती, जब तक इस सरकार ने काम करना था। ये बनी थी भाई 1940 में, 1940 के 2 सितंबर को, ठीक है। अब इस अंतरिम सरकार में कौन क्या था वो देख लो भाई। जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, सेनाध्यक्ष कौन थे। देखो अध्यक्ष तो थे, 2 थे भाई हमारे पास इसमें। पहले तो बने थे लॉर्ड वेवेल, प्लस उसके बाद में बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 2 तो ये अध्यक्ष थे, पहले ये बने थे, उसके बाद ये बना दिए गए थे। उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सेनाध्यक्ष थे सर क्लाउड, ओके। बाकी उनके पास था, ठीक है। गृह मंत्रालय किनके पास था, सरदार पटेल जी के पास।
मतलब सारे तो नहीं बता रहा, बस मेन मेन देख लो आप एक बार, ठीक है। अध्यक्ष ये थे, उपाध्यक्ष ये है, सेनाध्यक्ष गृह मंत्रालय, ओके। उसके बाद जो वित्त मंत्रालय था वो था भाई लियाकत अली खान के पास। ओके, और शिक्षा, शिक्षा व कला वो किन के पास थी? बस खत्म हो गई, 1 घंटा हो गया। वीडियो किसी बन रही है?